कर सकते हैं। मित्रों जो ये हिंदी है आपकी, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, अच्छे मतलब अच्छे हैं, तो यहाँ आप 45 से 50 नंबर ला सकते हैं। अगर आप रीजनिंग की बात करते हैं तो यहाँ आप 45 से 50 नंबर सही कर सकते हैं। ज़्यादातर महानुभाव 48 और 49 की श्रेणी में आएंगे, 48-49 सही जाएगा। जो आपका जीएस है मित्रों, इस जीएस में लोगों को डर लगता है, वो कहते हैं सर 20-25 हो जाए बहुत बड़ी बात है। मित्रों 20-25 नहीं, लेकिन 30 नंबर हम आराम से आपको दिला देंगे अगर आप लगातार बने रहे अप टू पेपर तक। ठीक है, तो आपकी हिंदी, जीएस, रीजनिंग यही 3 पोर्शंस हैं। रीजनिंग पे थोड़ा बहुत क्लास आपको मिलती रहेंगी, जीएस हिंदी भी कंप्लीट कराई जाएगी। यानी कुल मिलाकर के आपके पेपर को आपके नजरिए से दिखा करके आपके मेहनत के बल पे आपके घर तक पहुंचाना, यानी आपका सिलेक्शन करवाना हमारा लक्ष्य होगा। याद रखना, फ्री ऑफ कास्ट होगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। ये नहीं कि जो है कुछ पैसा देना है इसलिए ये ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा मित्रों। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, एक भी पैसा भी आपका नहीं लगेगा। और दूसरी बात, आप क्लास भी बिल्कुल पेड क्लास की तरह ले पाएंगे। तो आराम से फायदा उठाना, हो सके तो अपना एक सीट फिक्स करना मित्रों। आइए स्टार्ट करते हैं। आज की जो है क्लास होगी, ये टेस्ट होगा मित्रों। टेस्ट किसका होगा? आपकी जीएस वाले पोर्शन का टेस्ट होगा। अब जीएस में आप जानते हैं 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये टेस्ट भी 50 प्रश्नों का होगा। पर्याप्त समय है मित्रों, आप भी अपना ओएमआर शीट भरिएगा, क्योंकि ये ऑफलाइन मोड में पेपर होगा, और ऑफलाइन मोड में पेपर होता है तो ओएमआर भरने में मजा ही कुछ और होता है। आराम से उठाइए ओएमआर शीट, अपना जीएस का पोर्शन सॉल्व करिए। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे 101 से स्टार्ट होंगे मित्रों, 150 तक जाएंगे। इस टाइप से आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छे और बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस लिए गए हैं। आराम से उठाना, चाहे आप टीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हों, आपको यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन से ही दिखाई दे रहा है मित्रों, जैसे पहला क्वेश्चन ही दिखाई दे रहा है, ये चाहे जो वनडे एंट्रेंस हो लगभग सभी में छपते हैं क्वेश्चंस। तो इस टाइप से आपको जीएस से डरना नहीं है, जीएस की लगभग सभी क्लास अटेंड करनी है। पहला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? हड़प्पा काल का हो, नगर भी हो, 3 भागों में बटा रहा हो, उस नगर के बारे में बताना है। नाम लोथल का है, कालीबंगा का है, मोहनजोदड़ो का है और धौलावीरा का है। मित्रों आपको बताना है कौन सा नगर ऐसा होगा। तो जो कच्छ के रण में पाया जाएगा, कच्छ जिले में स्थित, कच्छ कहाँ पे है आप जानते हैं मित्रों, जो कच्छ का रण है ये आपके गुजरात वाले प्रांत में पाया जाता है। कहाँ पे? गुजरात वाले प्रांत में पाया जाता है। और वहां पर जो स्थित होगा उस स्थल का नाम होगा धौलावीरा। तो धौलावीरा स्थल होगा। धौलावीरा नगर जो है 3 ओर से बटा हुआ है, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। और इसी धौलावीरा का एक नाम और होता है कोटदा टिम्बा। क्या नाम होता है मित्रों? कोटदा टिम्बा। कोटदा टिम्बा भी नाम होता है, तो ये भी नाम आपको याद रखना होगा। और ये जो है अब 40वां विश्व धरोहर स्थल की जो सूची है उसमें भी समाहित हो गया, यानी 40 स्थलों की सूची में 40वें नंबर पर धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल के रूप में भी घोषित कर दिया गया। तो सही जवाब जो है आपका वो डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? और दिया गया धनुर्वेद, आयुर्वेद, शास्त्रवेद और जो है योग वेद। आपसे पूछा गया उपवेद। मित्रों जो उपवेद होते हैं ये वेदों के उपवेद होते हैं। इनकी संख्या टोटल 4 होती है, जिसमें सबसे पहला तो आपका आयुर्वेद आता है, दूसरा आपका गंधर्व वेद आता है, और तीसरा आपका शिल्प वेद जिसे आप स्थापत्य वेद भी कहते हैं, जिसमें घर मकान बनता है। और जो आपका चौथा आता है वो शास्त्र वेद होता है, जिसे आप धनुर्वेद भी कहते हैं। तो इस टाइप से ये चारों उपवेद आपके बनते हैं। अब इसमें योग वेद का हमने कहीं नाम नहीं लिया, तो यही आपका उपवेद नहीं है। सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? कौन सा मुस्लिम शासक रहा जो भारत पे पहली बार आक्रमण किया? आपको यह बताना है मित्रों। नाम दिया गया फिरदौस शाह, मोहम्मद गौरी,
मोहम्मद बिन कासिम या फिर मोहम्मद गजनवी। आपको बताना है पहली बार पहला मुस्लिम शासक जो आक्रमण करेगा वो 712 ईस्वी में करेगा, अरब से आएगा, 712 में आक्रमण करेगा, नाम होगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है, याद रखना, इराक के हामिद अल हजाज के मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंधु पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कठिन संघर्ष के बाद मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पर शासन करने के लिए दाहिरा को पराजित करके सफल हुआ और सिंध में मुसलमान वाला जो बेल्ट आता है मुल्तान, वो मुल्तान को जीत लेता है। ठीक है, तो सही जवाब आपका क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम होंगे। कब आए? 712 ईस्वी में आए। सही जवाब सी के साथ लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन टीजीटी 8 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। मित्रों, खजुराहो वाला समूह पूछा जाता है। आप जानते हैं जो खजुराहो है वो चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। अब चंदेल राजा बनवाएंगे तो चंदेल राजा कहां शासन किए? छतरपुर जिले में शासन किए। छतरपुर जिला, वही छतरपुर जिला जहां आज का गाढ़ा मध्य प्रदेश बहुत फेमस है। बागेश्वर बाबा की सरकार है, आप जानते होंगे, बहुत फेमस है, वो मध्य प्रदेश में, यानी मामा की नगरी मध्य प्रदेश में है। सही जवाब वी के साथ लगाना। याद रखना, इन मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सबसे बढ़िया है खजुराहो में। कौन सा है? कंदरिया महादेव का मंदिर जो है बहुत अच्छा है, जो 950 ईस्वी से स्टार्ट होता है, 1050 ईस्वी तक बन जाता है। ठीक है, कंदरिया महादेव का मंदिर। आगे बढ़े मित्रों। अगला क्वेश्चन 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से संबंधित है? आपसे सीधा सीधा टीजीटी में छपा हुआ क्वेश्चन है कि पाल साम्राज्य भारत के कौन से हिस्से में आया? नाम पश्चिमी है, दक्षिणी है, पूर्वी है, उत्तरी है। सीधा आंसर आप लोग लगा रहे होंगे मित्रों, क्योंकि ये किधर आता है? अरे गोपाल बाबू जहां के शासक होते हैं, आप जानते हैं मित्रों, सबसे प्रतापी राजा धर्मपाल होता है, जो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, अरे बाबू विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं, वो हैं अपने धर्मपाल जी। और धर्मपाल जी ने विक्रमशिला को कहां पे? भागलपुर में गंगा के किनारे बसाया था। तो जो पाल साम्राज्य होगा ये बंगाल वाला होगा। बंगाल किधर पड़ता है? तो बंगाल भारत के पूर्वी हिस्से में पड़ता है। सही जवाब बी के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा गया। दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेर की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? नाम दिया गया बीरा पांडा कोट्टा बोन्नम, नाम दिया गया राजा राज चोल, नाम दिया गया मर्तंड वर्मन और नाम दिया गया हैदर अली। आपको बताना है कौन सा राजा है जो कोलाचेर की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रचारित करता है या आगे बढ़ाता है या उसे हराता है। तो मित्रों, जो कोलाचेर का युद्ध होता है 1741 में होता है, मार्तंड वर्मन के साथ होता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य होता है, त्रवणकोर की सेना में डच सेना को पराजित कर देता है। याद रखना है मित्रों। तो सही जवाब क्या होंगे? राजा मार्तंड वर्मन। सही जवाब लगाओ सी के साथ। सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पढ़ना है फिर जवाब देना है मित्रों। प्रश्न संख्या 7 क्या पूछ रहा है आपसे? प्रश्न संख्या 7 कह रहा है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? नाम दिया गया 1748 में लड़ा गया, 1764 में लड़ा गया, 1757 में लड़ा गया या फिर 1782 में लड़ा गया। प्लासी का युद्ध पूछा गया है मित्रों, आपको सही जवाब देना होगा। तो प्लासी का युद्ध आप जानते हैं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और प्लासी यानी नादिया जिला के स्थान पे होता है। सिराजुद्दौला पराजित होते हैं। अंग्रेज जो है मीर जाफर के नेतृत्व में बंगाल पर कब्जा करता है, आप जानते होंगे। तो इसका युद्ध जो कंप्लीट होता है वो 23 जून 1757 को कंप्लीट होता है। तो 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला की हार होती है।
सही जवाब बी के साथ लगा लो। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। सेनापति कौन रहता है मित्रों ये प्लासी के युद्ध में? तो यहीं पर क्लाइव आता है, याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे सेनापति होता है, क्लाइव। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को कितना पैसा, क्या 82 लाख रुपए देना चाहती थी, 44 लाख रुपए सालाना दे रही थी पेंशन, 26 लाख दे रही थी, या फिर 68 लाख दे रही थी? मित्रों याद रखना, बक्सर का जो युद्ध होता है वो क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में होता है। वो 12 अगस्त को होता है, 12 अगस्त 1765 को होता है। शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की पहली संधि होती है, जिसमें बहुत सारे कहे जाते हैं, रुपए की बात होती है तो 26 लाख रुपए कहा जाता है। निजामुद्दौला को बंगाल का नवाब आपको स्वीकार करना पड़ेगा। याद रखना, कंपनी के अवध के नवाब को कड़ा और मानिकपुर छीन करके मुगल सम्राट को दे दिया जाएगा। मुगल बादशाह के बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंपी जाएगी। ऐसा भी दस्तखत करना पड़ा था किसे? शाह आलम द्वितीय को। तो कितना पैसा? 26 लाख रुपीस पर ईयर आपको मिलेगा। सही जवाब बी के साथ लगाओ। हो सकता है आपसे अन्य पूछ ले तो उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अगले क्वेश्चंस पे आओ। 109 नंबर यानी 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? नाम दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। आपको बताना है कौन सा अधिनियम है जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित रहा है। मित्रों अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार का अधिनियम होगा 1919 वाला होगा। द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना इसी में होती है, तो 1919 में द्विसदनात्मक विधायिका की बात होती है। याद रखना यही अधिनियम है। सही जवाब जो है किसके साथ लगाओ? सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आओ। 110 नंबर नहीं, ये 10 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। आगे 100 आगे ऐसे लगा हुआ है, आप जानते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? किसने 1935 में संविधान सभा का प्रस्ताव सुझावित किया? नाम नेहरू का है, जेपी नारायण का है, गांधी का है और एमएन राय का है। आपको सटीक आंसर्स देना है मित्रों। अगर हम सही जवाब की बात करते हैं तो संविधान सभा का जो सुझाव दिया जाता है 1935 में एमएन राय के द्वारा दिया जाता है। विचार देने के लिए अंतिम रूप से जवाहरलाल नेहरू ने इसका समर्थन भी किया। इसके बाद कांग्रेस के फौजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ का महत्व की व्याख्या दी गई। तो सुझाव सबसे पहले पूछा गया कि सुझाव का प्रस्ताव तो आपके एमएन राय के द्वारा दिया गया है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों। पूछा गया भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? नाम 12 है, 15 है, 13 है, 17 है। आपको बताना है कितनी महिला सदस्य। तो मित्रों कुल महिला सदस्यों की बात करें तो 15 आती हैं। 15 महिला सदस्य टोटल रहते हैं। कितने? 15 महिला सदस्य होते हैं। और 15 महिला सदस्यों में जो नाम आएगा वो किसका आएगा? किसका आएगा मित्रों? 15 महिला सदस्यों का आएगा। इन 15 महिला सदस्यों में याद रखना दुर्गा भाई देशमुख, अमृता कौल, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, ये सब अच्छी महिलाओं की संख्या रही है, अच्छी महिलाओं की फौज रही है संविधान सभा में। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। टोटल 15 महिलाएं थी। आगे बढ़ेंगे। अगला नाम आएगा आपका प्रश्न संख्या 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। नाम दिया गया आह्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर रहे हैं, बी पट्टाभी सीतारमैया रहे हैं, एच.सी. मुखर्जी रहे या फिर के.एम. मोर्सी रहे। संविधान सभा की जो अल्पसंख्यक समिति रही है उस उपसमिति के अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। मित्रों संविधान सभा के निर्माण में आप जानते हैं सभी लोग काम करते हैं, बहुत सारी समितियां गठित होती हैं। इसमें 8 बड़ी समितियां होती हैं, कुछ छोटी समितियां भी होती हैं। अध्यक्ष की बात करते हैं, जैसे आप संघ समिति की बात करेंगे मित्रों, जैसे आप संघ समिति की बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू आएगा। जैसे संघीय संविधान समिति की आप बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू आएंगे। जैसे आप प्रांतीय
संविधान समिति की बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसे प्रांतीय शब्द आए वल्लभ भाई पटेल का नाम आपको लगाना होगा। लेकिन जैसे प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, इसको जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कंप्लीट किया। और जो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति रही मित्रों, इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं। और इसी समिति में 2 उपसमिति बनती हैं। कौन सी? जो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के संबंध में रहती हैं, जो परामर्श देती हैं वल्लभ भाई पटेल को, वो 2 समितियों में पहला आता है मौलिक अधिकार उप समिति, जो जेबी के प्राणी के द्वारा देखा जाता है। दूसरा आता है अल्पसंख्यक उप समिति, जिसे एच.सी. मुखर्जी के द्वारा देखा जाता है। तो सही जवाब आपको यहाँ पे अल्पसंख्यकों उप समिति के लिए लगाना होगा एच.सी. मुखर्जी का नाम मित्रों, याद रखना, एच.सी. मुखर्जी का नाम याद रखना। जो 6वीं समिति है प्रक्रिया नियम समिति, वो मित्रों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले जो आपके राष्ट्रपति बनते हैं उनके अध्यक्षता में हुआ है। राज्यों के लिए समिति जो बनी उसको पंडित नेहरू ने देखा, यानी जवाहरलाल नेहरू ने देखा। जो संचालन समिति होती है उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देखा। तो इस टाइप से ये 7-8 समितियां आपकी रही हैं। जो 2 उप समिति बनी उसके अध्यक्ष, हेड अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। उनके 2 उप समिति के अध्यक्ष कौन रहे? जैसे मौलिक अधिकार उप समिति आती है, जेबी कृपलानी होते हैं। अल्पसंख्यक उप समिति आती है, उसमें कौन होते हैं? एच.सी. मुखर्जी का नाम आता है। सही जवाब इसी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। नाम नेपाल का है, म्यांमार का है, चीन का है, बांग्लादेश का है। मित्रों भारत की बात होती है, सबसे लंबी जो सीमा साझा होगी वो 4096.7 किलोमीटर की होगी। और वो सीमा किसमें? पहले तो बांग्लादेश में आएगा, उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश के साथ सीमाएं नहीं, बांग्लादेश नहीं, अफगानिस्तान लगाना मित्रों। सबसे ज्यादा सीमा तो बांग्लादेश की है 4096। ठीक है, तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। दूसरे नंबर पे आपका चीन आता है, याद रखना। दूसरे पे आपका चीन आएगा, तीसरे पे पाकिस्तान आएगा, चौथे पे आपका नेपाल आएगा, 5वें पे म्यांमार आएगा, 6वें पे भूटान आएगा और 7वें पे अफगानिस्तान। लगभग 85 या कहीं कहीं 110, कहीं कहीं 185 लिखा मिलता है। 80 किलोमीटर सीमा साझा हो। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 14 आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है मित्रों भारतीय प्रायद्वीप डाट तक फैला हुआ है। नाम दिया गया अरब सागर तक, हिंद महासागर तक, हिमालय तक या फिर बंगाल की खाड़ी तक। भारतीय प्रायद्वीप की बात होती है। भारतीय प्रायद्वीप का जो विस्तार होता है मित्रों वो कन्याकुमारी तक होता है। कन्याकुमारी तो कहां तक है कन्याकुमारी? आप याद रखना ये आपका हिंद महासागर है, उसी हिंद महासागर में कन्याकुमारी है। तो आपका भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर तक फैला हुआ है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चंस आपका है 15 नंबर है मित्रों। आपसे पूछा गया है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? आप जानते हैं मित्रों जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से आते हैं? पहले तो आपका गुजरात आ जाएगा, तो गुजरात से गुजरेगी, गुजरात आता है। अब गुजरात के बाद क्या आता है? गुजरात के बाद मित्रों आपका राजस्थान आएगा, राजस्थान अशोक गहलोत वाला। फिर आपका एमपी मामा का नगरी मध्य प्रदेश वाला आएगा। उसके बाद किसका आएगा? मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद क्या आएगा? आपका झारखंड आ जाएगा। झारखंड के बाद क्या आएगा? बंगाल आएगा, दीदी का बंगाल। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद त्रिपुरा आएगा मित्रों। और उसके बाद क्या आएगा? मिजोरम आएगा। तो इस टाइप से कितने 8 राज्य आपके हो जाते हैं। अब यहां से पूछा गया किन राज्यों से होकर के गुजरती है। मित्रों आपको सही जवाब देना है। इसमें गुजरात भी आपने देखा, झारखंड भी आपने देखा। तो गुजरात झारखंड हो गया, मिजोरम भी आपका है, मिजोरम है ना। और त्रिपुरा के साथ असम तो आता नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 1, 2, 4 जिसमें है वही सही हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? सी के साथ हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपसे पूछा जाता है मित्रों। 16 नंबर क्वेश्चन कि सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सौर मंडल की जो उत्पत्ति है उसके सिद्धांत में आपको बताना है कौन सा सिद्धांत बढ़िया से मेल नहीं खाता है। 4 सिद्धांत दिए गए हैं, याद रखना सही सुमेलित कौन सा नहीं है। नेबुलर परिकल्पना की बात करते हैं, ये आर्कमिटाइज के लिए दिया गया, जबकि लाप्लास के द्वारा इसे दिया गया है। किसके द्वारा? लाप्लास के द्वारा दिया गया। तो सबसे पहले तो यही आपका गलत हो गया। दूसरा ज्वारीय हाइपोथेसिस की अगर बात करते हैं, इसको किसने दिया है? तो जेम्स जीन और हैरेल्ड जेफरी के द्वारा दिया गया, बिल्कुल सही मिलान है। ग्रहीय हाइपोथेसिस की अगर बात करते हैं, तो ग्रहीय हाइपोथेसिस की अगर बात करें तो चैम्बरन, लिन और मेल्टन के द्वारा ही दिया जाता है, एकदम सही। और उसके साथ गैसीय हाइपोथेसिस की अगर बात करते हैं तो कांट महोदय के द्वारा ही दिया गया है, गैस वाले में।
तो सही जवाब आपका क्या होगा, यही आपका मेल नहीं खाता है। नेचुरल परिकल्पना आर्किमिडीज की नहीं है, ये लाप्लास की है, तो यही आप लगा लो आंसर्स मित्रों। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे, थोड़ा सा जटिल क्वेश्चंस था, हल्के मत लेना। 17 नंबर क्वेश्चन, सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है क्या? प्रकाश मंडल कहलाएगा, वर्णमंडल कहलाएगा, स्थल मंडल कहलाएगा या फिर वातावरण कहलाता है? तो सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं उसे क्या पुकारते हैं मित्रों? आप जब देखना तो उसे आप प्रकाश मंडल कहेंगे, तो सही जवाब प्रकाश मंडल के साथ जाएगा। आपको याद रखना है, यही भाग आपको दिखाई देता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 118 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा में कौन सा आता है? नाम दिया गया अल्फा सेंटोरी आता है, बर्नार्ड स्टार आता है, प्रक्सिमा सेंटोरी आता है या फिर सीरियस आता है। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है मित्रों? अल्फा सेंटोरी एक तारा नहीं है बल्कि तारा व्यवस्था है, याद रखना, ठीक है। इसके अंतर्गत 3 तारे आते हैं, अल्फा सेंटरी बी और प्रक्सिमा सेंटरी। तो मित्रों प्रक्सिमा सेंटरी जो है ये पृथ्वी के निकटतम स्थित क्या है? तारा है। तो सही जवाब आपको प्रक्सिमा सेंटरी के साथ लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है क्या? विदेशी आय इसमें जुड़ी हुई है, पूंजी खपत भत्ता जुड़ा हुआ है, अप्रत्यक्ष कर जुड़ा हुआ है या फिर प्रत्यक्ष कर जुड़ा हुआ है। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से ज्यादा क्यों होती है ये आपको बताना है। तो सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से इसलिए अधिक होती है क्योंकि इसमें पूंजी खपत का भत्ता भी सम्मिलित हो जाता है। तो पूंजी खपत का भत्ता भी आपको जोड़ देना है, तब सकल राष्ट्रीय आय आपकी हो जाती है। सी के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। नाम दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। मित्रों राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है भारत में? तो राष्ट्रीय आय की जो गणना करने का काम है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, याद रखना। और राष्ट्रीय आय की अगर बात करते हैं तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो डाटा होता है मित्रों उसको जोड़ा जाता है। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 21 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स जो है वो कृषि विकास से संबंधित नहीं होता है? कौन सी संरचना है जिसका कारक कृषि विकास से नहीं जुड़ा है? जैसे सिंचाई दिया गया, बीमा दिया गया, सड़कों की उपलब्धता दी गई और खनन शब्द दिया गया। आपको बताना है कौन सा संरचना इसका कारक नहीं है। मित्रों अगर संरचना की आप बात करेंगे तो यहाँ पे कृषि विकास आधारित संरचना का कारक नहीं होता है। क्या? खनन। खनन इसमें नहीं आएगा। बाकी सिंचाई, परिवहन, विद्युतीकरण, भंडारण, संचारण, उसके साथ कृषि बाजार, बीमा, कृषि विकास, ये सब होते हैं इसकी संरचना में। लेकिन खनन का काम आप जानते हैं माइंस में होता है, वहां पे होता है। तो इसका सही जवाब आप डी के साथ लगाओ, यही संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 122 नंबर यानी ये 22 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोकर्णनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं? नाम दिया गया उमा भारती, योगी आदित्यनाथ, श्री श्री रविशंकर प्रसाद और नाम दिया गया महंत परमहंस दास। मित्रों आपको बताना है गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं। आप जानते हैं सही जवाब योगी आदित्यनाथ हैं। सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है मित्रों। पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में डाडाडाट हेतु सबरी संकल्प अभियान शुरू किया गया। नाम दिया गया गरीबी दूर करने के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए या फिर निरक्षरता को दूर करने के लिए। सबरी संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश में किस लिए स्टार्ट हुआ है मित्रों? तो जो सबरी संकल्प अभियान है इस अभियान की स्टार्टिंग 11 जुलाई 2017 को किया गया था। कुपोषण को दूर करना है। सकरी जो आपकी सबरी संकल्प योजना है इससे कुपोषण भगाने का काम है। 5 वर्षों तक अति कुपोषित बच्चों को ज्यादा बढ़िया पोषाहार देना है।
तो सही जवाब कुपोषण दूर करने के लिए। सही जवाब बी के साथ लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 24 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया आपसे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नाम दिया गया दस्तक अभियान किसके लिए आया था? उत्तर प्रदेश की बात है। योगी जी करेंगे। डोर टू डोर दस्तक अभियान का शुभारंभ होगा मित्रों। इसमें क्या हुआ था? व्यापक सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तनों का हिस्सा था। याद रखना 2018 में स्टार्ट हुआ था। नाम दिया गया जापानी इंसेफेलाइटिस से उन्मूलन, पोलियो उन्मूलन, प्रत्येक गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाना, या फिर यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या उसे घर में ही शौचालय राज्य के हर घर तक पहुंचाना। कौन सा इसका मुख्य उद्देश्य रहा? मित्रों, दस्तक अभियान का दूसरा चरण 1 से 15 जुलाई 2019 के मध्य संचालित किया जाता है। पहला अभियान में जापानी इंसेफेलाइटिस जो आपका होता है, जानते हैं आप, उसको दूर करने का था। तो सही जवाब जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन था। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना। यूनिसेफ भी इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का बढ़िया अंग रहा है, उसने भी हिस्सा लिया था, काफी सहयोग किया है यूनिसेफ। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ किया गया? नाम दिया गया अहमदाबाद में हुआ, चंडीगढ़ में हुआ, गुरुग्राम में हुआ, या फिर नोएडा में हुआ। पहला मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का जो शिलान्यास किया गया वो कहाँ किया गया? पीएम मोदी करेंगे। कहाँ पे करेंगे मित्रों? जो दिल्ली के पास होगा, यानी नोएडा होगा। तो नोएडा में पहला मोबाइल ओपन एक्सचेंज वाला जोन है उसका उद्घाटन किया गया। तो सही जवाब नोएडा लगाओ। कौन करेगा? पीएम मोदी करेंगे, याद रखना है। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 26 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया? नाम दिया गया 4 जनवरी, 4 फरवरी, 9 जनवरी, 9 फरवरी। आपसे पूछा गया 2016 में प्रवासी दिवस। मित्रों, 4 जनवरी 2016 को 2 दिवसीय प्रथम उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस का उद्घाटन ऐतिहासिक ताज नगरी आगरा के ताज होटल में अखिलेश यादव के द्वारा किया गया था। आप जानते हैं बहुत पूर्व सीएम रहे हैं, वर्तमान उस टाइम के सीएम थे 2016 में। ठीक है, तो सही जवाब जो बनेगा वो 4 जनवरी 2016 बनेगा। 4 जनवरी 2016 को कहां पर किया गया था? ताज नगरी में किया गया। ताज नगरी यानी आगरा में किया गया था, आगरा। ठीक है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नाम दिया गया चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है मित्रों? आप जानते हैं, आपका पड़ोसी देश है जहां पर वीजा भी नहीं लगता है, यानी नेपाल होता है। नेपाल, नेपाल, नेपाल। याद रखना, टोटल 9 राज्य और केंद्र शासित मिला करके उत्तर प्रदेश से सीमा भी और साझा करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। नेपाल, नेपाल, नेपाल आएगा। नेपाल में कौन कौन आते हैं? उत्तर प्रदेश भी सीमा साझा करेगा, उत्तराखंड भी करेगा, बिहार भी करेगा, पश्चिम बंगाल भी करेगा, थोड़ा सा सिक्किम भी कर ले आएगा। तो ये सब सीमा साझा करते हैं आपके यूपी यानी नेपाल के साथ। सही जवाब वी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड वाला बेल्ट उत्तर प्रदेश बिहार सीमा में आएगा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा में आएगा, उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा में आएगा, या फिर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा में बुंदेलखंड बेल्ट आता है। मित्रों, बुंदेलखंड की बात होती है, याद रखना। बुंदेलखंड, बुंदेली भाषा जहां बोली जाए वो आपका बुंदेलखंड होता है। यूपी और एमपी के बीच में आता है। इसमें जो जिले आएंगे वो जालौन आएगा, झांसी आएगा, ललितपुर आएगा, चित्रकूट आएगा, हमीरपुर आएगा, बांदा आएगा, महोबा आएगा, ये सब आते हैं। मध्य प्रदेश के कौन से जिले आएंगे? सागर आएगा, दमोह आएगा, टीकमपुर आएगा, छतरपुर आएगा, पन्ना आएगा, दतिया आएगा। ये सब क्षेत्र मिला करके बुंदेलखंड का नाम दे देते हैं। तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना है। यूपी के कौन कौन से जिले? जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा। एमपी के कौन कौन से जिले? सागर, दमोह, टीकमगढ़ है, और छतरपुर के साथ पन्ना, दतिया आता है। सही जवाब वी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया मित्रों, कंप्यूटर शब्दावली पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? दिया गया प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, दिया गया प्रिंट डिस्पैच फाइल,
आपसे पूछा गया प्रोटोकॉल डिस्क फाइल और दिया गया पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। मित्रों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है पीडीएफ का पूर्ण रूप है, तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ यानी कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज जो प्रचलन प्रणाली है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट मेनू को दर्शाती है। मित्रों कौन सा शॉर्टकट है जिससे आप स्टार्ट मेनू सीधे दर्शा सकते हैं? आपसे ऑप्शंस दिया गया, कंट्रोल प्लस जेड दबाओ, कंट्रोल प्लस ESC दबाओ, या फिर आल्ट प्लस आपको स्प्रेंट बार दबाना है, या फिर आल्ट प्लस एंटर मारना है। मित्रों अगर आप देखना शार्ट की या कीबोर्ड में शॉर्टकट अगर आपको अपनाना है शार्ट मेनू देखने के लिए, तो कंट्रोल प्लस ESC दबाना आपका सीधा आ जाएगा शार्ट मेनू। तो सही जवाब इसी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चंस 31 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में पुकारा जाता है या जाना जाता है? नाम दिया गया मित्रों आपको चार्ल्स बेबेज, फिलिप डॉन, स्ट्रेच ट्रिम बर्नर्स-ली, या फिर जेम्स ग्लास्टिंग। आपको बताना है कंप्यूटर का जनक। कंप्यूटर का जनक उन्हीं को कहा जाता है जिनका नाम चार्ल्स बेबेज है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। अगला क्वेश्चंस 32 नंबर आपकी स्क्रीन पे। RFP का पूरा नाम क्या है जिसका उपयोग IT सेक्टर में RFP दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है? RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल नाम होगा, रिक्वेस्ट फॉर पार्टीशंस नाम होगा, रिक्वेस्ट फॉर प्रोसेस नाम होगा, रजिस्टर फॉर्मल प्रोसेस नाम होगा। आपको बताना है RFP का पूरा नाम। RFP का जो पूरा नाम होता है मित्रों वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल होता है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल होता है, तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आंसर्स लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चंस 33 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? नाम दिया गया माइक्रोसॉफ्ट का है, गूगल का है, IBM का है, या फिर डेल का है। आपसे पूछा गया वाटसन कंप्यूटर। मित्रों वाटसन कंप्यूटर जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित किया गया। IBM का मुख्यालय आप जानते हैं कहाँ पे है? IBM का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है, वहाँ का बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया किफ़ायती कंप्यूटर है वाटसन कंप्यूटर। तो सही जवाब IBM लगाओ। B इज़ द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस 134 नंबर है। आपसे पूछा जाता है माप इकाई की CGS पद्धति निम्नलिखित में से क्या परिभाषित करती है? माप इकाइयों की CGS प्रणाली निम्नलिखित में से क्या परिभाषित करती है? कूलाम, गास और स्टारेडियन। नाम सेल्सियस, ग्रेड और सेकेंड का भी है। नाम से जो है सेंटीलीटर, गैलिन और सीमेंस का भी है। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड का भी है। CGS प्रणाली क्या परिभाषित करती है? याद रखना मित्रों CGS प्रणाली की बात होती है, आपसे सीधे सीधे पूछा गया CGS मतलब सेंटीग्राम सेकंड। CGS मित्रों सेंटीग्राम और सेकंड, तो आपका सेंटीमीटर, ग्राम मीटर और सेकंड मीटर आप लगा लो। बाकी अगर FPS की बात होती तो F मतलब होता है फुट, P मतलब होता है पाउंड और S मतलब होता है सेकंड। जो तीसरा आता है MKS, उसमें मीटर M से आता है, K से किलोग्राम आता है, S से सेकंड आता है। और जो SI बनता है मित्रों चौथा, इसमें 7 मूल मात्रक होते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पायर, कैंडला और मोल। इसके 2 संपूरक मात्रक भी होते हैं, एक तो रेडियन और दूसरा एक्स्ट्रा रेडियन, तो ये भी कभी कभी छप जाता है। तो CGS का सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड लगाओ। सही जवाब डी के साथ बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? नाम दिया गया 1 जूल के, 1 जूल प्रति कूलाम के, 1 न्यूटन प्रति कूलाम के, या फिर 1 जूल प्रति न्यूटन के। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? मित्रों 1 वोल्ट की बात होती है, जूल बटा कूलाम आएगा। जूल बटा कूलाम मतलब 1 जूल प्रति कूलाम। 1 जूल प्रति कूलाम आपका आंसर्स बनेगा। सही जवाब बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है?
नाम दिया गया दूर दूर से होता है, बारीकी से नहीं बंधे होते हैं, बहुत बारीकी से बंधे होते हैं या फिर कम बारीकी से बंधे होते हैं। तरल पदार्थों की तुलना में जो ठोस पदार्थ हैं उसमें परमाणुओं का जो विस्थापन है वो कौन सी तरह से होता है? मित्रों जब आप देखना उसमें परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, जिसके कारण वह एक दूसरे से मजबूती से बंधे रहते हैं। इसी कारण ठोस पदार्थ का आकार जो है और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो बहुत बारीकी से नहीं बंधे होते हैं, बहुत किससे? अरे बहुत बारीकी से बंधे होते हैं मित्रों, ठीक है, कम बारीकी से नहीं, बहुत बारीकी से, बहुत मजबूती से बंधे होते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस आपका 37 नंबर है मित्रों। आप जानते हैं 50 क्वेश्चंस का सेट है जिसमें आप 37 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पूछा गया हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है विद्युत चालकता, घनत्व, क्रिस्टलन संरचना या फिर परमाणु भार। हीरा और ग्रेफाइट में आपको क्या समान दिखाई दे जाएगा? हीरा और ग्रेफाइट अगर देखना है तो दोनों ही कार्बन के अपरूप होते हैं। दोनों शब्दों को कहा जा सकता है कि दोनों कार्बन में परमाणुओं से बने हैं। परमाणु भार समान होगा, यानी विद्युत चालकता, क्रिस्टल संचरण क्षमता और घनत्व भिन्न होंगे। तो क्या भिन्न होंगे? विद्युत चालकता, क्रिस्टलन क्षमता और आपका जो घनत्व है वो भिन्न होगा। क्या फिट होगा? आपका परमाणु भार फिट होगा। तो सही जवाब परमाणु भार के साथ लगाओ क्योंकि दोनों कार्बन से बने हैं। सही जवाब डी के साथ बनाओ, डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 38 नंबर क्वेश्चंस। घाव का अध्ययन कहलाता है क्रोकोलॉजी, ट्रेमेंटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या फिर डेमेंटोलॉजी। मित्रों घाव अगर कट फिट गया है तो घाव का अध्ययन आप कैसे करेंगे? स्टडी ऑफ वाउंड। तो अगर आपको वाउंडिंग करना है तो वहां ट्रेमेंटोलॉजी शब्द प्रयोग किया जाता है, ट्रोमेंटोलॉजी, ट्रोमेंटोलॉजी। सही जवाब जो है सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर लगाओ। ऑन्कोलॉजी आप जानते हैं कैंसर से संबंधित होता है, ट्यूमर का अध्ययन होता है। डेमेंटोलॉजी और त्वचा, 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 डेमेंटोलॉजी में त्वचा का काम होता है, याद रखना। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन 39 नंबर होगा। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? नाम दिया गया न्यूरॉन्स है तंत्रिका तंत्र की सबसे खास वाली, नेफ्रॉन है, सेरिबेलम है या फिर सेरिब्रम है। मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट हो तंत्रिका तंत्र की इकाई हो, आपको वही बता देना है। तो आप जानते हैं कि मूल संरचनात्मक तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है वो न्यूरॉन्स हैं। तो सही जवाब न्यूरॉन्स के लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 40 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों का खनिज जो है 90% शरीर के किसी भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के कौन से भाग में सोख लिया जाता है? क्या गुर्दा सोखेगी, क्या बड़ी आंत सोखेगी, क्या पेट सोखेगा या फिर छोटी आंतड़ी सोख लेगी? मित्रों 90% शरीर का ज्यादातर भाग जो है, ज्यादातर खनिज कौन सोखता है? आप जानते हैं मित्रों कि अधिकांश मात्रा में छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। हमारे शरीर में छोटी आंत लगभग 6 मीटर लंबी होती है, 6 मीटर, याद रखना 6 मीटर। सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। कुंडली के नुमा में छोटी आंत पाई जाती है। सही जवाब डी के साथ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चंस। पूछा गया मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा जिला भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर पहला जिला बना? एमपी का कौन सा जिला कार्यात्मक रूप से पहला साक्षर जिला? मंडला है, हरदा है, सीहोर है या फिर शाजापुर है? मित्रों एमपी का जिला है कार्यात्मक रूप से भारत का पहला साक्षर जिला बना। एमपी का कार्यात्मक रूप से याद रखना है। अब कार्यात्मक रूप से बात होती है 2022 में मंडला जिला जो है वो कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना था पहला। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 42 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नाम भोपाल है, गांधीनगर है, इंदौर है, वाराणसी है। 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा आपको ये बताना है। 2023 का जो आयोजन होगा मित्रों वो कहाँ पर होगा? तो इंदौर मध्य प्रदेश में होगा। कहाँ पर? इंदौर एमपी में होगा, मामा की नगरी में होगा, ठीक है। ये तो आप जानते हैं कि 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए इसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चंस 43 नंबर आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया कुकरेल नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया
जाएगा। नाम आगरा का है, चित्रकूट का है, सहारनपुर का है या फिर लखनऊ का है। कुकरेल नाइट सफारी पार्क। कुकरेल नाइट सफारी पार्क की जो स्थापना है मित्रों कहाँ की जा रही है? जो लोग लखनऊ में घूमे होंगे वो 350 एकड़ में डाटा देखे होंगे। कुकरेल के नाम से नाला नाला नाला, कई जगह लोग उसे कहते हैं घड़ियाल केंद्र और बहुत सारे, तो उसी में जो है कुकरेल नाइट सफारी पार्क भी स्थापित होगा। सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया अगस्त 2022 में किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में संस्कृत विकास या संस्कृत ग्राम में विकसित करने के लिए निर्णय लिया? कौन सा राज्य सरकार ने प्रत्येक जिला में संस्कृत ग्राम विकसित करेगा? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड या फिर एमपी? आपको सही जवाब देना है मित्रों। अगर आप बात करेंगे सांस्कृतिक जिले की या सांस्कृतिक ग्राम विकसित करने की, तो उत्तर प्रदेश में तो 75 जिले होते हैं। आपका जो उत्तर प्रदेश से कट करके जाता है उत्तराखंड, जहां मात्र 13 जिले होते हैं, 13 जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय उत्तराखंड के सरकार के द्वारा लिया गया। हिंदी के बाद संस्कृत प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा जहां होगी वही उत्तराखंड ऐसा निर्णय ले सकता है। सही जवाब बी के साथ लगाना। अगस्त 2022 में ऐसा निर्णय लिया गया वहां की सरकार के द्वारा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया अगस्त 2022 के केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खारे पानी से जलने वाले देश की पहली लालटेन का अनावरण किया। इस लालटेन का नाम क्या रखा गया? खारे पानी से जलती है लालटेन, नाम रोशनी है, नाम दीपक है, नाम उजाला है, नाम दमक है। बताइए इसका नाम क्या है मित्रों? पहली लालटेन है, नाम इसका रोशनी रखा जाएगा, नाम रोशनी है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। इस लालटेन में एलईडी बल्ब को जलाने के लिए समुद्र के खारे पानी का इस्तेमाल किया जाता है मित्रों। जितेंद्र सिंह ने किया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, याद रखना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 46 नंबर होगा। आपसे पूछा गया विभाजन विभीषका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? विभाजन विभीषका स्मृति दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है, 14 अगस्त को मनाया जाता है, 13 अगस्त को मनाया जाता है या फिर 15 अगस्त को मनाया जाता है। विभाजन विभीषका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? अगर कब की बात हो तो आप 14 अगस्त को लगाना। 14 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने यह दिवस मनाने की घोषणा की, तो सही जवाब पीएम मोदी 14 अगस्त। ठीक है, पीएम। सही जवाब सी के साथ लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया उत्तर प्रदेश में स्थित किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन और संस्कृति और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया जाएगा? नाम दिया गया, आगरा को किया जाएगा, वाराणसी को किया जाएगा, मथुरा को किया जाएगा या फिर अयोध्या को किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में स्थित किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन की राजधानी के रूप में बाबा विकसित करेंगे? सही जवाब लगाओ मित्रों, याद रखना सही जवाब क्या होगा? तो आपका वाराणसी होगा। धार्मिक शहर वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा। इसकी घोषणा 15-16 सितंबर 2022 को समरकंद यानी उज्बेकिस्तान में जब बैठक हुई थी वहीं पर लिया गया था। तो सही जवाब वाराणसी होगा, बी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 48 नंबर है। पूछा गया के बिरला फाउंडेशन द्वारा किसे 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है? नाम दिया गया वासुदेव मोही को, शरण कुमार लिम्बाले को, के शिवा रेड्डी को या फिर प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। आपको बताना है 31वां सरस्वती सम्मान किसे मिला। मित्रों आप ये तो जानते ही हैं कि के बिरला फाउंडेशन देता है। 31वें क्रम का है, 2021 का है, वरिष्ठ कवि रहे हैं, रामदरस मिश्र नाम होता है। मैं तो यहाँ हूँ इनकी कविता है तो इन्हीं को मिलता है 31 क्रम का मैं तो यहाँ हूँ। सही जवाब रामदरस मिश्र के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 49 नंबर क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। पूछा गया भारत में पर्यावरण यानी संरक्षण का अधिनियम कब पारित होता है? नाम दिया गया 1981 में पारित हुआ, 1995 में पारित हुआ, 1986 या फिर 2000 में पारित हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात होती है। 1986 इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। संपूर्ण भारत में यह लागू होता है, बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस मतलब लास्ट क्वेश्चंस मित्रों आपकी स्क्रीन पे पूछा गया इको मार्क। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध और मिलावट रहित हों, जो प्रोटीन संवर्धन हो, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, जो आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हों। आपको बताना है इको मार्क किसे प्रदान किया जाता है। मित्रों इको प्रमाण पत्र होता है इको मार्क का, ठीक है, इको मार्क का, और उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण भाव रखते हों। तो सही जवाब क्या होगा, सी के साथ होगा, सी इज द राइट आंसर होगा। जलवायु परिवहन मंत्रालय के द्वारा मिलता है, जलवायु परिवहन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, ये भी याद रखना होगा, ठीक है। उम्मीद टेस्ट नंबर 2 है, कौन सा है, टेस्ट नंबर 2 है। आराम से सॉल्व करना, हो सके तो हमारा शीट उठाना, उस पे लिखना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मित्रों यहाँ जो क्रम होगा 101 से स्टार्ट होगा 150 तक जाएगा, तो उसमें अगर कहीं गलती से 100 के संबंध में निकल जाए तो उसे माफ करना मित्रों, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है। मित्रों जो सनातनी हैं उन्हें पता है पंचगव्य वो यूज करते हैं किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में, सबसे पहले यूज किया जाता है। नाम दिया गया गाय का दूध, गाय का घी, गाय का गोबर और तुलसी। मित्रों पंचगव्य जो माना जाता है उसमें आप जानते हैं दूध आता है, दही आता है, घी आता है, मूत्र आता है और गोबर आता है, तो ये गाय के सभी होते हैं। लेकिन जो तुलसी आपका होता है मित्रों ये पंचगव्य में नहीं आता है, ठीक है। तो पंचगव्य का हिस्सा तुलसी नहीं है, बाकी सभी हैं, याद रखना। डी के साथ आंसर्स लगाना। तुलसी आपका आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पैदा होता है, आप जानते हैं। अगले क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चंस वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं। नाम दिया गया उपनिषद, ब्राह्मण, संहिता या फिर अरण्यक। आप जानते हैं मित्रों वेदों की संख्या कितनी है, 4 वेद होते हैं। चारों वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मित्रों सभी के अलग अलग गद्य प्रकरण हैं। जैसे आप वेदों का प्रकरण देखना तो जो ऋग्वेद होता है उसमें आता है ब्राह्मण, क्या ऋग्वेद में आपके ब्राह्मण कहा जाता है इसके उपनिषद को, ठीक है। ऋग्वेद में ब्राह्मण आता है, ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऐतरेय ग्रंथ ऐतरेय आता है, कौतिस्की आते हैं। और जो यजुर्वेद होता है मित्रों इसके शतपथ कहलाते हैं। यजुर्वेद जो आपका दूसरा वेद है उसके लिए शतपथ आता है गद्य प्रकरण, तैत्तिरीय आता है सामवेद का, और पंचविश आता है आपका अथर्व। अच्छा अथर्ववेद का गोपद आता है मित्रों, गोपद। अथर्ववेद जो सबसे लास्ट का है, जादू टूने वाला है, अथर्ववेद। अथर्ववेद का है आपका गद्य संस्करण क्या, तो अथर्ववेद का जो गद्य संस्करण है मित्रों वो गोपथ कहलाता है, गोपथ, ठीक है, गोपथ। और जो सामवेद है उसका पंचविश कहलाता है, पंचविश कहलाता है। यजुर्वेद का क्या कहलाता है, तो शतपथ और तैत्तिरीय। समझ में आया। इसका सही जवाब क्या होगा, गद्य प्रकरण ब्राह्मण होगा। गद्य मतलब गद्य से लिखा गया हो, यानी सीधे बस नॉर्मली भाषा में लिख दिया गया हो, उसमें कोई पद्य की बात ना की गई हो, यानी कोई कविता या फिर कोई दोहा नहीं यूज किया गया हो। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चंस पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। प्रश्न संख्या 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। कौन से वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से प्रवास जो है वो पराजित होता है यानी हारता है। 1471 में, 1391 में, 1191 में या फिर 1061 में। आपको बताना है मित्रों मोहम्मद गौरी कौन से वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित होता है। सही जवाब क्या होगा मित्रों, जब पराजित होने की बात होगी तो तृतीय से पराजित होगा तराइन के द्वितीय युद्ध में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है मित्रों, तो आप जानते हैं कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है, द्वितीय युद्ध में होता है, पहले युद्ध में होता है यार, वो 1900 नहीं 1391 में पराजित होता है पृथ्वीराज तृतीय से। कौन, मोहम्मद गोरी। तो सही जवाब तराइन का फर्स्ट युद्ध लगाना, तराइन का फर्स्ट युद्ध। सही जवाब सी के साथ बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, अमीर खुसरो
अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता और भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? नाम दिया गया इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान या फिर अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो जिसे तोताए हिंद कहा जाता है मित्रों, भारत का तोता कहा जाता है, कव्वाली का पिता कहा जाता है, क्या है आप जानते हैं मित्रों? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि के रूप में कार्य किए हैं, याद रखना। तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम याद रखना। बहुत सारे सुल्तान, जैसे लगभग 7 सुल्तानों के दरबार में ये कार्य किए। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? नाम दिया गया बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बाबर। लौह और रक्त की नीति पूछा जा रहा मित्रों, किसने अपनाई थी? तो लौह और रक्त की नीति बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है वनडे एंट्रेंस का। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वर्ष डाट में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। नाम दिया गया 1609 में, 1612 में, 1610 में या फिर 1618 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया मित्रों, कब? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के निकट स्वाली के समुद्र तट पे पुर्तगालियों को पराजित किया। कब? 1612 ईस्वी में। सही जवाब 1612 बनेगा। सी इज द राइट आंसर बनेगा। अंग्रेजों ने इस विजय से पुर्तगालियों पर जो है एकाधिकार कर लिया और उनकी जो निरंतरता थी पुर्तगालियों की, उसको भंग कर दिया, यानी वहां से खदेड़ने का काम कर दिया। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे मित्रों। 7 नंबर पूछा गया पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन कौन से वर्ष में शुरू किया था? नाम दिया गया 1616 में, 1630 में, 1650 में या फिर 1670 में। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, अपना परिचालन कौन से सत्र में स्टार्ट करेगी मित्रों? जब डेनिश की बात होती है तो भारत आएंगे 1616 में, और जब 1616 में आएंगे तो 1616 में स्टार्ट करेंगे। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चंस मित्रों 108 नंबर, यानी 8 नंबर क्वेश्चंस है, आपकी स्क्रीन पे है। पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चंस कह रहा है, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है? टीपू सुल्तान और उनके पिता किस शहर के पास है? श्रीरंगपट्टनम के पास है। कौन से शहर के पास है? बेंगलुरु के पास, मैंगलोर के पास और मैसूर के पास या फिर बेलग्राम के पास? आपको बताना है श्रीरंगपट्टनम किसके पास स्थित है मित्रों, किसके समीप है? तो आप याद रखना कि कर्नाटका का ऐतिहासिक शहर है श्रीरंगपट्टनम। ये मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। तो जो बहुत फेमस है मैसूर, उसके पास है मित्रों। सही जवाब आपको क्या लगाना होगा? सही जवाब आपको मैसूर लगाना होगा। आगे बढ़ें। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? नाम दिया गया औद्योगिक क्रांति, नाम दिया गया ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, नाम दिया गया रूस की समाजवादी क्रांति, नाम दिया गया अमेरिका में एकाधिकारों का विधेयक। मित्रों कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? कौन सा कारक नहीं है मित्रों? जब आप यहां निर्माण की बात करते हैं तो यहां पे जब आप देखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण में, तो आप जानते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों के संविधान को बढ़िया से पढ़ने के बाद, गहन अध्ययन करने के बाद सभी प्रावधान आते हैं, उनकी परिस्थितियों के अनुकूल लिया जाता है जो भारतीय महाद्वीप में बढ़िया से बैठते हों, लेकिन भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। दिखाई देता होगा, ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था ली जाती है, अमेरिका से मूल अधिकार के विधेयक लिए जाते हैं, आपका सोवियत संघ होता है जो रूस है, वहां से समाजवादी क्रांति का प्रभाव पड़ता है, तो भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो जाता है। इसी प्रकार फ्रांसीसी क्रांति आती है, आप जानते हैं, तो वहां बहुत सारे नारे चलते थे, समानता, स्वतंत्रता, विश्व बंधुता की संकल्पना का प्रभाव वहां से दिखाई दे जाता है। ठीक, भारतीय संविधान के निर्माण में क्या नहीं आता है मित्रों? भारतीय संविधान के निर्माण में औद्योगिक क्रांति का कोई महत्व नहीं रहा। भारतीय
ब्रिटेन भी रहा, रूस भी रहा और अमेरिका का काम भी रहा। लेकिन औद्योगिक क्रांति से तो कुछ नहीं सीखा गया यहाँ, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समानता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। नाम दिया गया 14 नंबर, 17 नंबर, 13 नंबर, 26 नंबर। मित्रों पूछा गया आपसे विधिक समानता, विधिक समानता के लिए कौन सा, तो विधिक समानता यानी विधि के समक्ष बराबर वाला भाग, ये आपका अनुच्छेद 14 कहता है और भाग 3 में आता है। कौन से भाग में आता है, भाग 3 में आता है। आप जानते हैं भाग 3 में 12 से लेकर के 35 तक आपके मौलिक अधिकार वर्णित हैं जो अमेरिका से लिए गए हैं। कहां से, 12 से 35 तक है और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार होता है, अमेरिका के संविधान से वर्णित है। अगर समान यानी विधिक समानता की अगर बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, 17 आएगा। अगर अस्पृश्यता की अंत की बात होगी आपको 17 नंबर याद रखना होगा, लेकिन जब समानता की बात होगी आपको 14 नंबर लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 11 नंबर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों या फिर प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया। नाम दिया गया अनुच्छेद 15, 17, 16 या फिर 18। मित्रों पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण, भूषण ये सब देने का प्रावधान किसके अंतर्गत होता है, तो एक अनुच्छेद है 18, 18 में 1 आता है, इसी के तहत काम होता है। तो 18 का 1 जो है वो देता है आपको सेना या फिर विद्या या फिर अन्य सम्मानों के लिए ऐसी उपाधियां देने का काम करता है। अनुच्छेद 18 में आप जानते हैं कि भारत रत्न का भी प्रावधान है, पद्म पुरस्कारों में भूषण आता है, विभूषण आता है, उसके साथ पद्मश्री आता है, इन सभी को देने का काम भी होता है। तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें। अगला क्वेश्चंस आपका आया 12 नंबर। मित्रों पूछा गया भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय और जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। नाम दिया गया 23 नंबर, 24 नंबर, 26 नंबर या फिर 32 नंबर। मित्रों जो आपका भाग 3 है, भाग 3 है, अभी जस्ट हमने बताया 12 से 35 तक, तो उसमें अनुच्छेद 23 आता है। वो आपसे ऐसा कहता है कि आप मानव का क्या नहीं कर सकते हैं, क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं, बलात्श्रम नहीं कर सकते हैं, दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो सही जवाब बनेगा मित्रों फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल राशि कौन सा है। नाम दिया गया ग्रेट चैनल है, पाक जल संधि है, 8 डिग्री चैनल है या फिर 10 डिग्री चैनल है। भारत और श्रीलंका की बात होती है मित्रों, भारत और श्रीलंका आप जानते हैं समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं। भारत का सबसे पड़ोसी वाला देश होता है, पाक जल डमरू मध्य से बंधा हुआ है। रॉबर्ट पाक के नाम पे, मद्रास प्रेसिडेंसी की है रॉबर्ट पाक, तो रॉबर्ट पाक के नाम पे इसका नाम जो है पाक जल संधि पड़ता है। कहां वाले प्रेसिडेंसी के ये गवर्नर रहे हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या नाम था, रॉबर्ट पाक था नाम। और ये जो गवर्नर रहे हैं ये लगभग 1755 से 63 के मध्य रहे हैं, इन्हीं के नाम पे इसका पाक जल डमरू मध्य नाम पड़ जाता है। भारत और किसको जोड़ती है, भारत और आपके नीचे वाले समुद्र वाले हिस्से में क्या आता है, अरे जहां आजकल खूब ज्यादा मामला चला था मित्रों, जहां आजकल खूब ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल रही है, वही श्रीलंका। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। नाम दिया गया कर्क रेखा के उत्तर में है, मकर रेखा के दक्षिण में है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में है या फिर भूमध्य रेखा के उत्तर में है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर, आपसे कन्याकुमारी के बारे में पूछा जा रहा है। मित्रों आप जानते हैं जो कन्याकुमारी आपका होता है तमिलनाडु राज्य में है। कहां पे है, तमिलनाडु राज्य में होता है, ठीक है, तमिलनाडु राज्य में होता है। तो आप जानते होंगे कि जो भूमध्य रेखा होती है, ये जीरो से निकलती है भूमध्य रेखा, इसके किधर है, तो इसके उत्तर में है, क्योंकि ये आपकी भूमध्य रेखा हुई, भारत ऊपर है तो ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है। तो आपका अगर पूछा जाए चाहे कन्याकुमारी, चाहे आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश, चाहे आपसे पूछा जाता मध्य प्रदेश, सभी के सभी उत्तर में होते, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में है मित्रों। सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर लगाना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चले। 15 नंबर क्वेश्चन आओ। प्रश्न संख्या 15 आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों, पूछ रहा है भारत के किस राज्य में कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अतिरिक्त समीपस्थ कोई शहर ही स्थित है।
कर्क रेखा के समीप मिजोरम है, त्रिपुरा है, मध्य प्रदेश है या फिर छत्तीसगढ़ है। मित्रों आप जानते हैं कि जो कर्क रेखा होती है उसमें टोटल 8 राज्य आते हैं। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो आप पश्चिम से पूरब की तरफ चलो, पहले आपका गुजरात आएगा। क्या? गुजरात आता है। गुजरात के बाद राजस्थान आएगा, आपका राजस्थान आ गया। उसके बाद एमपी यानी मामा की नगरी आ गया। उसके बाद आपका क्या आया? छत्तीसगढ़ आया। छत्तीसगढ़ के बाद क्या आता है मित्रों? झारखंड आता है, झारखंड आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है? दीदी की नगरी पश्चिम बंगाल आएगा। और पश्चिम बंगाल के बाद क्या आता है? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद क्या आता है? मिजोरम आता है। मित्रों अब इसमें से क्या नाम लिखा है आप बताओ? आप बताओ कर्क रेखा के अतिरिक्त समीपस्थ कोई शहर होगा, आपको यह बताना है। कर्क रेखा के पास हो, समीपस्थ शहर हो। मित्रों अगर सबसे पास आप देखेंगे तो जो त्रिपुरा शहर है, ये त्रिपुरा ये बिल्कुल पास है कर्क रेखा के। ऐसे कर्क रेखा गुजरती है, ऐसे त्रिपुरा। तो सही जवाब जो है सी के साथ लगाना। टोटल 8 राज्य जो है कर्क रेखा पर स्थित हैं, भारत से निकलती है। आप जानते हैं, क्रम भी जान गए हैं। और उसके बाद आंसर सी के साथ लगा लो। फिर बढ़े 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये सब सभी वनडे एंट्रेंस में छपते हैं मित्रों क्वेश्चन, सभी वनडे एंट्रेंस। 16 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? उसे जैवमंडल कहेंगे, जलमंडल कहेंगे, स्थल मंडल कहेंगे या फिर वायुमंडल कहेंगे? पृथ्वी की कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? मित्रों उसी को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल आप जानते होंगे कहां पाया जाता है? भूपृष्ठ पर पाया जाता है, भूपृष्ठ पर पाया जाता है। तो सही जवाब क्या होगा? आपको स्थल मंडल लगाना होगा। क्रस्ट और बाह्य मेटल से शामिल है उसे स्थल मंडल कहते हैं। नाम बी के साथ लगा लो। 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। अक्षांश एक वृत्त जो पृथ्वी के भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है डाट कहलाता है। हार सच कहलाता है, 52वां इम्प्रिट कहलाता है, शीत अक्षांश कहलाता है या फिर 52वां समानांतर दक्षिण कहलाता है। आपको बताना है अक्षांश का एक वृत्त है जो पृथ्वी के भूमध्य रेखा की सतह पर 52 डिग्री दक्षिण में स्थित है, क्या कहलाता है? अगर 52 डिग्री आप दक्षिण में देखेंगे मित्रों तो क्या होगा? अक्षांश का एक वृत्त होगा जो भूमध्य रेखा की सतह से दक्षिण में है। और आप जानते हैं मित्रों कि उसका नाम क्या होता है? अक्षांश के नाम से जाना जाता है, जहां बढ़िया वायुदाब होता है। तो सही जवाब आप क्या लगाएंगे? सही जवाब आप कौन सा अक्षांश लगाएंगे? दक्षिण अक्षांश। 52वां समानांतर दक्षिण अक्षांश होता है मित्रों। 52वां जो होता है आपका क्या होता है? अरे दक्षिण अक्षांश होता है ना। तो सही जवाब क्या लगाएंगे आप बताओ? अरे दक्षिण अक्षांश यानी हार्स नहीं शीर्ष वाला लगाओ, शीत वाला। ठीक है, उत्तर दक्षिण नीचे वाला है। शीत लगाओगे? शीत ना लगाओ, हार्स लगाओ। हार्स अक्षांश कहलाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, कर्क रेखा कहां से गमन करती है? नाम दिया गया भारत और ईरान से करती है, भारत और सऊदी अरब से करती है, ईरान और पाकिस्तान से करती है या फिर ईरान और इराक से करती है। कर्क रेखा कहां से गमन करती है? अभी जस्ट आपसे बताएगा कर्क रेखा की बात, तो आप जानते हैं भारत और सऊदी अरब से गुजरती है। तो सही जवाब भारत और सऊदी अरब लगाओ। सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। आपसे पूछा गया वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया? कहने का मतलब यह है कि एमएसपी 1965 में सबसे पहले कौन सी फसल के लिए आया? कपास, धान, तंबाकू या फिर गेहूं? 1965 में सबसे पहले एमएसपी किसके लिए आता है मित्रों? तो सबसे पहले पैडी के लिए आता है। पैडी मतलब धान के लिए। तो सही जवाब धान के साथ लगाओ। फर्स्ट नहीं, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? नाम दिया गया नकदी और खाद्य दोनों फसलों के साथ साथ खेती, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, पशुपालन और फसल उत्पादन का एक साथ करना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या होती है मित्रों? जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ क्या हो जाए? पशुपालन हो जाए। पशुपालन हो जाए तो उसे मिक्स्ड क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पशुपालन और फसल उत्पादन एक साथ करना हो, वही आपका मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता है मित्रों। सही जवाब क्या होगा? सी के साथ होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। 21 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? दिया गया भंडारण सुविधा की कमी, अनुकूल मंडी, परिवहन की कमी या फिर मार्केट इंटेलिजेंस की कमी। कृषि विपणन के लिए मुख्यतः दोषों में से शामिल नहीं होता है, आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा मित्रों, भारत में कृषि विपणन के मुख्यतः दोषों में से एक शामिल नहीं है, तो भंडारण सुविधा में कमी या परिवहन की कमी या फिर अनुकूल मंडी या फिर मार्केट इंटेलिजेंस की कमी, क्या आप लगाएंगे? मुख्य दोषों में शामिल है, जबकि आप जानते हैं जो अनुकूल मंडी कृषि विपणन होता है मित्रों वो लाभकारी होता है, तो अनुकूल मंडी आपका सही जवाब बनेगा। सी के साथ आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलना होगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? दिया गया पीलीभीत, सीतापुर, शाहजहांपुर या फिर शाहजहांपुर नहीं, पीलीभीत, सीतापुर, श्रावस्ती, उसके साथ महाराजगंज। आप जानते हैं मित्रों नेपाल से बात हो रही है, नेपाल आपका पड़ोसी राज्य होता है, ऐसे निकलता है। आप जानते हैं एक साइड से पीलीभीत, उसके बाद फिर लखीमपुर का नाम आता है, तो ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर जाता है। पीलीभीत शामिल है, जबकि एक जिला आपका सीतापुर दिया गया है मित्रों, ये सीतापुर नहीं है। टोटल 7 जिले आते हैं, सातों के नाम आपको याद रखना होगा। पूरब से चलो तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर 2, बलरामपुर 3, श्रावस्ती 4, बहराइच 5, लखीमपुर 6 और पीलीभीत 7, तो यही है। जबकि आपका जो सीतापुर है ये लखनऊ से सटा हुआ है, लखनऊ के बाद सीतापुर, सीतापुर के बाद लखीमपुर लगता है। ठीक है, तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। यही मिश्रिक जहां मेला लगता है वही है लखीमपुर, सॉरी सीतापुर जो है गोला गोकर्णनाथ के लिए लखीमपुर जाना जाता है, सबसे ज्यादा उसका एरिया है, इसलिए लखीमपुर जाना जाता है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों में उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं? मित्रों आपको गंगा बताना है। गंगा आप जानते हैं बिठूर कानपुर से गंगा है। राप्ती की अगर आप बात करते हैं, राप्ती गोरखपुर के लिए जानी जाती है, बहुत ज्यादा बाढ़ लाती है गोरखपुर में। गोमती की अगर बात करते हैं, गोमती जौनपुर में बहती है और जो सही नदी है वो प्रतापगढ़ के किनारे बहती है। तो आप सही जवाब क्या लगाएंगे? ए का दूसरा लगाना होगा, सी का पहला लगाना होगा। सी का पहला, ए का दूसरा इसमें आ रहा है, किसमें? बी वाले ऑप्शन में आ रहा है। और क्या आ रहा है? बी का चौथा आ रहा है। हाँ बस यही सही है आपका। सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 24 क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? नाम दिया गया क्षेत्रफल के लिए, गौतम बुद्ध नगर, कन्नौज, हाथरस या फिर संत रविदास नगर। मित्रों एरिया सबसे कम किसका होगा? तो एरिया जो एकदम नया हो रहा होगा संत रविदास नगर, उसका नाम होता है, वैसे इसे क्या कहा जाता है? भदोही कहा जाता है। भदोही जहां की कालीन बहुत फेमस है। इसका टोटल एरिया जो है मित्रों ये 1646 वर्ग किलोमीटर में है। आप जानते होंगे, अब इसमें हापुड़ का कहीं नाम नहीं है। हापुड़ भी एक जिला है हापुड़, तो हापुड़ का 660 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन उसका नाम नहीं है, इसलिए आपको संत रविदास नगर के साथ आंसर्स लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 25 नंबर क्वेश्चंस पे आओ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं होती है? नाम इलाहाबाद है, इटावा है, मिर्जापुर है और अलीगढ़ है। मित्रों पूछा गया यूपी का कौन सा जिला है जो एमपी के साथ सीमा साझा नहीं करता? मित्रों जब एमपी की बात आए तो यहाँ पे एक जिला अलीगढ़ दिया गया। अलीगढ़ आपका एनसीआर के अंडर में अब आने लगा है, याद रखना है। तो अलीगढ़ का जो जिला है ये हरियाणा से सीमा साझा करता है। हरियाणा जहां आजकल पहलवान बहुत ज्यादा चर्चा में है। मध्य प्रदेश से जो सीमा साझा करते हैं उसमें आपका पूरा जो आएगा जिला, उसमें आगरा आ जाएगा, इटावा आ जाएगा, जालौन आ जाएगा, झांसी आ जाएगा, ललितपुर आ जाएगा, महोबा आ जाएगा, बांदा आ जाएगा, चित्रकूट आ जाएगा, इलाहाबाद आ जाएगा। मित्रों मिर्जापुर और सोनभद्र भी इसी में शामिल हैं, तो यानी बुंदेलखंड वाला पूरा बेल्ट इसमें आता है। लेकिन अलीगढ़ जो है ये आपका मध्य प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता, तो डी के साथ आंसर्स लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? नाम दिया गया गेहूं है, मक्का है, गन्ना है, चावल है। आपको बताना है व्यावसायिक फसल। मित्रों वाणिज्यिक फसल यूपी की क्या
है तो आप जानते हैं कि वाणिज्यिक फसल के रूप में गन्ना जाना जाता है। अगर गन्ना के साथ कहीं कपास ऑप्शंस में दिया होता, कपास, तो ये भी नगदी फसल होती है, ये भी व्यावसायिक फसल के रूप में लोग जानते हैं। सही जवाब वी के साथ लगा लो। 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। पूछा गया उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है। नाम दिया गया आलमबाग में है, सुल्तानपुर में है, इलाहाबाद में है या फिर गौरीगंज में है। उत्तर प्रदेश का जो बीज प्रमाणीकृत होता है मित्रों, किसानों के लिए जो बीज मुहैया कराया जाता है, उसका प्रमाण कहां से मिलता है। अरे मित्रों, प्रमाण देना हो तो लखनऊ जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राजधानी है, उसके साथ बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं। तो इसी में लखनऊ में एक बेल्ट होता है आलमबाग, आप जानते हैं, बहुत बढ़िया बस अड्डा है आलमबाग का और मेट्रो स्टेशन भी है, वहीं पर इसका दृश्य दर्शाया गया है। सही जवाब आपको आलमबाग लखनऊ लगाना होगा, लखनऊ लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया आपसे उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग मंडल, जिसे एसोचैमी यूपी की स्थापना पूछी जा रही है, कब की गई। 1991 में की गई, 1999 में की गई, 1994 में की गई या फिर 2001 में की गई। उद्योग मंडल की बात होती है मित्रों, तो उद्योग मंडल की जो स्थापना है आपकी कब होती है, 1994 में होती है। 1994 मतलब बी इज द राइट आंसर। सही जवाब वी के साथ लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया इलेक्ट्रॉनिक्स संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां कौन सी हैं। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां कौन सी हैं मित्रों। जब आप देखेंगे तो ट्रांसमीटर आएगा, ट्रांसमिशन चैनल आएगा और रिसीवर आएगा। तो ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर जहां हो वही आपका सही होगा, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है। नाम दिया गया SMTP आता है, FTP आता है, HTTP आता है या फिर POP3 आता है। मित्रों, ईमेल अगर आपको प्राप्त करना है, रिसीव करना है, तो क्या करना होगा, POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 ये आता है। तो सही जवाब डी के साथ लगाना होता है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। 31 नंबर आपसे क्या कह रहा है मित्रों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमदेशन यानी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। दिया गया पर्ल नहीं है, पाइथन नहीं है, रूबी नहीं है या फिर सी नहीं है। मित्रों, कंप्यूटर का थोड़ा जटिल क्वेश्चन है। आप जानते हैं जो सी है इसका सामान्य उपयोग आता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा होती है, जबकि पैरालेक्स, रूबी और प्रोटॉन जो हैं ये प्रायोजित आधारित भाषाएं होती हैं। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, यानी सी भाषा नहीं है, आपको डी के साथ आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलना होगा। 32 नंबर क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी द्वि आधारित संक्रिया परिणाम स्वरूप 10-10-11 देगी। आपसे पूछा गया, बाइनरी में पूछा जा रहा है। आप जानते हैं जब आप इंटरम पढ़ रहे होंगे तो बढ़िया से लगाए होंगे। ऐसा 10-10-11 कौन दे रही है मित्रों। आपसे पूछा गया है क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, क्या मार्क करना है, क्या गुणा करना है। मित्रों, जब 0-0 का कॉम्बिनेशन आता है 0 हो जाता है, 1-0 आता है 1 बनता है, 1-1 आता है 0 बनता है। इसी टाइप से बाइनरी चलती है। आप जानते हैं 0-1 आए तब भी 1 बनेगा, 1-0 आए तब भी 1 बनेगा। तो इस टाइप से आप कौन सा विकल्प सही बिठा पाएंगे। तो 1-1 जब आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1-1 के साथ 1 ही बनता है। अच्छा, 1-1 के साथ 0 बनता है बाबूजी। आप देखना, आप जानते हैं इसको जोड़ना कैसे कहते हैं, 1-1-0 1-0-1 इस टाइप से चलता है। फिर इसके नीचे इसे लिखा जाएगा, तो आप 0-1-0-1 लिख लो, फिर जोड़ लो। तो 1-0 आपका 1 बनता है, 0-1 आपका 1 बनता है, 0-1 आपका 1 बनता है, 1-0 आपका 1 बनता है। इस टाइप से आप क्या लगा पाएंगे। तो फाइनली आपका क्या बनेगा मित्रों, आपका 10-10-11 बनेगा बी के साथ। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। सही जवाब बी के साथ लगाना होगा। ठीक है, अरे घटाव का नियम लागू होता है यहाँ पे। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। आपका 33 नंबर क्वेश्चंस फिर से स्क्रीन पे आ गया। बाइनरी का क्वेश्चन है। फिलहाल ऐसा क्वेश्चन छपना नहीं चाहिए, लेकिन अब आ रहा है तो आपको सॉल्व करना होगा। निम्नलिखित में से किस द्विआधारी संक्रियाएं यानी बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम 11, 10,
10 होगा। इस प्रश्न की सभी संख्याएं द्विआधारी संख्याएं हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में हैं। आपको बताना है कौन सा ऐसा जो है हल किया जाए तो आपको ये डाटा प्राप्त हो जाए। सही विकल्प क्या लगा पाएंगे? सही विकल्प आप क्या लगा पाएंगे? 1 + 1 = 0 होता है, आप जानते हैं। अगर एक के साथ एक जोड़ोगे आपका 0 बनेगा, 1 1 0 आता है, ठीक है। अगर इसे हम लोग जोड़ लें तो आपका 10 10 1 1 0 1 0 1 हुआ, इसका 0 हो जाएगा, लास्ट में 0 ही चाहिए। आपका 0 0 क्या होता है? तो आप जानते हैं 0 0 आपका 1 बनता है, आपका 1 1 क्या बनता है? 0 बनता है। तो इस टाइप से 10 0 ऐसे 1, फिर आपका 0 1 1 होता है, आप जानते ही हैं। और तो इस टाइप से आपका बी ऑप्शन फिट बैठ रहा है। सही जवाब बी के साथ लगाएंगे, एकदम फिट हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया चुंबकीय प्रेरणा का यशाई मात्रक क्या है? पॉइज है, डायोप्टर है, टेस्ला है या फिर कैंडला है? चुंबकीय प्रेरण का यशाई मात्रक पूछा गया। चुंबकीय प्रेरण का जो यशाई मात्रक है मित्रों वो टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा। टेस्ला को हम लोग टी से प्रोजेक्ट करते हैं। डायोप्टर लेंस का मात्रक होता है, याद रखना है, प्रकाशीय शक्ति का मात्रक डायोप्टर लेंस है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है? व्हील बैरो है, टंगस्टन है, फाइपो है या फिर नाइफ है? क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है, कौन सा विकल्प आपको बताना है मित्रों? व्हील बैरो, श्रोता, नट क्रैकर आदि जो है ये सेकंड लीवर के यानी द्वितीय उत्तोलक के उदाहरण होते हैं। द्वितीय श्रेणी के लीवर में आप जानते हैं वे लीवर आते हैं जिसमें भार जो है बीचों बीच में यानी मध्य में और आयास जो है किनारे लगाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपका व्हील बैरो हो जाएगा। व्हील बैरो हो जाए, आपका सरोता हो जाए। सरोता भी जानते हैं यहाँ होता है ऐसे ऐसे बीच में रख के काटा जाता है, ऐसे आपका व्हील बैरो भी होता है, चक्का ये बीच में लग गया, ठीक है। तो इसलिए इसका सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आओ। 36 नंबर। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है, अधातु है, धातु है या फिर नोबेल गैस है? सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु होता है। क्या है मित्रों? उपधातु होता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? नाम दिया गया थर्माइट प्रक्रिया के द्वारा, हाइड्रोजन न्यूनीकरण के द्वारा, कार्बन न्यूनीकरण के द्वारा या फिर विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण के द्वारा। किसके प्रयोग के जरिए आप धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त कर सकते हैं? अगर धातु को आपको बिल्कुल फिट बनाना है, एकदम प्योर बनाना है, सही निकालना है तो क्या करेंगे? विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण आप लगाएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन लाइटिंग की प्रक्रिया के द्वारा आप बढ़िया से साफ कर सकते हैं। तो सही जवाब क्या होगा? विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? नाम दिया गया गुर्दा है, जिगर है, पेट है या फिर फेफड़ा है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है शरीर का? मित्रों शरीर का सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग है वो जिगर होता है, जिसे हम लोग लीवर के नाम से जानते हैं। तो सही जवाब LIVER लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलना होगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंबित क्रियाओं में मध्यस्थ या मध्यस्थान करता है और जो मस्तिष्क के आवेगों का आदान प्रदान भी कर देता है? मित्रों मस्तिष्क के आवेगों का आगे पीछे करना या आदान प्रदान करना क्या मोटर स्नायु कराता है, मेरुदंड कराता है, कपालनीय नसें कराती हैं या फिर प्रमस्तिष्क गोलार्ध करवाते हैं? मस्तिष्क के आवेगों का आदान प्रदान कौन करवाता है मित्रों? सही जवाब बताना। मेरुदंड एक लंबी पतली नलिका सदृश रचना होती है जो तंत्रिकाओं की बनी होती है, ठीक है। संदेशों को मस्तिष्क के अगले यानी आगे पीछे ले जाने में काम करता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मेरुदंड हो जाएगा। मेरुदंड हो जाएगा। सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया मित्रों निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वास को नियंत्रित करता है? नाम दिया गया मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, मेरुरज्ज करता है, मेरु तंत्रिका करती है या फिर पीयूष ग्रंथि करती है? कौन सी हृदय की धड़कन और श्वास को नियंत्रित करने का काम करता है? हृदय की धड़कन और श्वास संचालित क्रियाओं को जो रोकने का काम करता है वो पश्च मस्तिष्क का करता है मित्रों। क्या करता है? पीछे वाला मस्तिष्क मेडुला ऑब्लांगेटा में स्थित होता है, आप जानते हैं नियंत्रक का कार्य करता है। तो पीछे वाला मस्तिष्क आपका कहीं है?
मेरुरज, मेरुतंत्र का पीयूष ग्रंथि या फिर मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मेडुला ऑब्लांगेटा में ये होता है, इसलिए इसका काम मेडुला ऑब्लांगेटा के साथ लगाना पड़ेगा। फर्स्ट नहीं, हाँ ये इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया अगस्त 2022 के महिला पुरुष का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ। महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन नोएडा में, भोपाल में, बेंगलुरु में या फिर शिमला में कहाँ पे आयोजित हुआ मित्रों। तो आप देखना 20-21 अगस्त की 2022 के डाटा में तो महिला पुलिस का जो 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन होगा वो हिमाचल प्रदेश में शिमला जगह है, वहाँ होता है। कहाँ पे, एचपी में। सही जवाब आपको डी के साथ बनाना होगा। डी इज़ द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चले। 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों जुलाई 2022 में जारी भारत नवाचार सूचकांक 2022 के बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे आया है। दूसरा, 7वां, 6वां या फिर 8वां। नवाचार सूचकांक की बात होती है मित्रों। आप जानते हैं नवाचार सूचकांक में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। सही जवाब क्या बनेगा। नवाचार सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में जो उत्तर प्रदेश आता है मित्रों वो 7वें स्थान पे आता है। सही जवाब सी के साथ बनाना। शीर्ष राज्यों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको कर्नाटका, जहां भी लेटेस्ट में बीजेपी हारी है। उसके बाद आपका तेलंगाना जो आपका 27वां राज्य, 28वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। उसके बाद आपका हरियाणा का नंबर आता है। तो 7वां स्थान पे यूपी है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। 43 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया जुलाई 2022 में स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कराने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हेतु मतदान के लिए कितने सदस्यों के पक्ष में मतदान किया गया। कहने का मतलब यह है कि स्वस्थ पर्यावरण को मानवाधिकार घोषित कराने के लिए कितना मत मिला है। 161, 165, 162 या फिर 168। मित्रों स्वास्थ्य पर्यावरण को मानवाधिकार में शामिल कराने के लिए जो मत मिला है टोटल 193 होते हैं। 193 लोगों में से 161 लोगों ने इसके पक्ष में मतदान किया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चले। 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया जुलाई 2022 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची में 2022 में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल कर लिया गया। नाम दिया गया बेंगलुरु और गोवा को, मैसूर और तमिलनाडु को, अहमदाबाद और केरला को या फिर अयोध्या और आंध्र प्रदेश को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से टीजीटी 8 में भी छप सकता है, याद रखना। 50 महानतम स्थल थे, उसमें से भारत के 2 स्थल शामिल हुए। पहला स्थल सबसे उच्च शिक्षा के लिए अहमदाबाद और दूसरा केरल का है एक इको स्पॉट के लिए। तो मित्रों अहमदाबाद और केरला होगा सही जवाब। आपको बी के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आपसे पूछा गया अगस्त 2022 में संपन्न प्रो कबड्डी लीग 2022 सीजन 9 के नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन से होते हैं मित्रों। नाम दिया गया गुमान सिंह का, नाम दिया गया पवन सहरावत का, विकास कंडोला का और प्रदीप नारवाल का नाम दिया गया। कबड्डी लीग बात होती है, नीलामी होती है, सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिकता है। सबसे महंगे खिलाड़ी में पवन सोहरावत का नाम आता है मित्रों। तमिल थाईलाइट से आते हैं, 2.26 करोड़ में बिके हैं, याद रखना है। सही जवाब पवन शेहरावत का नाम होगा। सी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ेगा। आगे बढ़े। 46 नंबर क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों अगस्त 2022 में कौन सा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला निर्देशक नियुक्त हो जाती है। नाम दिया गया नल्ला थंबी कलासिलव्वी, नाम दिया गया टेसी थॉमस, नाम दिया गया टी अन्ना सेल्वी, नाम दिया गया दीप्ति माहेश्वरी। आपको बताना है कौन सी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला क्या बनती हैं, महानिर्देशक बनती हैं मित्रों। जब महानिर्देशक की बात होती है तो आपको लगाना होगा क्या लगाना होगा, नल्ला थंबी कल्लासले। ये लिथियम आयन बैटरी पे विशेष काम करने के लिए रही हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा। नाम दिया गया शरद पगारी को, रामदास मिश्र को, नासिरा शर्मा को या फिर डॉक्टर असगर वजाहत को। आपको बताना है 31वां व्यास सम्मान 31 क्रम का व्यास सम्मान किसे दिया गया है, लेखक असगर वजाहत को प्रदान किया जाएगा मित्रों, महाबली के लिए। क्या, असगर वजाहत। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर पहली और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। नाम दिया गया जसवंत सैनी, संजय अग्रवाल, रामवीर उपाध्याय या फिर अमरिंदर बनर्जी। आपको बताना है एमएसपी को और बढ़िया बनाने के लिए और पारदर्शी बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में मित्रों केंद्र सरकार बनाएगी, संजय अग्रवाल की अध्यक्षता होगी। सही जवाब संजय अग्रवाल लगाओ। सी इज द राइट आंसर बनाओ।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, पूछा गया वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिसमें विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिलने का काम होता है, उसके लेखक कौन है? कैरोलीन मर्चेंट हैं, रेचल कार्सन है, कार्ल मार्क्स हैं या फिर राजगोपालन है? आपको बताना है साइलेंट स्प्रिंग मित्रों, साइलेंट स्प्रिंग जो है ये पर्यावरण विज्ञान से संबंधित पुस्तक है। इसका जो काम होता है रेचल कार्सन का होता है, रेचल कार्सन ने लिखा है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अंतिम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ गए हैं। अंतिम क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, नगरीयकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है किसके लिए? संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए या फिर उपयुक्त में से सभी के लिए। नगरीकरण और औद्योगिकरण किसके लिए हानिकारक होते हैं मित्रों? जब आप देखना तो अति नगरीकरण, ये अगर ज्यादा नगर बनने लगे या फिर ज्यादा औद्योगिकरण होने लगे तो संतुलित विकास, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता सबका संरक्षण हट जाएगा, यानी तीनों के लिए हानिकारक हो जाएंगे। तो उपयुक्त सभी के लिए आंसर बनेगा। आपको सही जवाब डी के साथ लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर।